हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में उनके सॉल्यूशन भी, ताकि आप वीडियो में देख के ही उनके सॉल्यूशन देख सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जजिया और तनाब या तनब क्या है। तो देखते हैं। जजिया एक कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम से लिया जाता था, जिसे औरंगजेब ने फिर से लागू किया था। ठीक है। और तनाब या तनब का अर्थ है कृषि में उपयोग होने वाली रस्सी से है, जिसका उपयोग भूमि की नपाई के लिए किया जाता है। यह नाप तोल की एक पारंपरिक विधि है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके 2 नंबर में आने वाले हैं उनका पहला क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है आपका, सुलह कुल और बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो सबसे पहले सुलह कुल देखते हैं। सुलह कुल मुगल सम्राट अकबर की एक नीति थी जिसका अर्थ है सर्वधर्म संभव। ठीक है, इसके तहत सभी धर्मों को सम्मान माना गया है और धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया गया है। यह नीति धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और देखते हैं बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित एक भव्य प्रवेश द्वार है, जिसे अकबर ने 1575 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। यह 54 मीटर ऊंचा और मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। ठीक है, तो ये था सुलह कुल और बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला व स्थापत्य कला। तो मुगल चित्रकला देखते हैं। मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और तुर्की शैली का अनूठा समन्वय थी। इसमें लघु चित्रों को एकत्रित दृश्य, दरबारी जीवन, युद्ध, धार्मिक कथा और राजसी व्यक्ति के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। यह कला अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में विशेष रूप से विकसित हुई। जहांगीर ने प्राकृतिक चित्रण को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला में भव्य गुम्बद, विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार दीवारें, मेहराब और उद्यान शैली शामिल थी। इसमें ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, बादशाही मस्जिद जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक शामिल हैं। मुगलों ने संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग किया है। तो ये थी मुगल चित्रकला और स्थापत्य कला। देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, जो वर्तमान बिहार में है, को वहाँ पर लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी। इसमें संयुक्त सेना को पराजित किया। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिला। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ गई। ठीक है, तो ये था बक्सर का युद्ध। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। पांचवा सवाल आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच में हुआ था। यह युद्ध मराठा और निजाम की मिलीभगत से अंग्रेज के खिलाफ लड़ा गया। शुरुआत में हैदर अली ने युद्ध में सफलता प्राप्त की और मद्रास तक अंग्रेजों को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। 1769 में मद्रास संधि हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे की भूमि लौटाने और संकट सहयोग में वादा करने का वादा किया। ठीक है, हालांकि यह संधि अस्थायी रही और आगे के आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव बनी। ठीक है, इस युद्ध में दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तार को चुनौती मिली। तो ये था आंग्ल मैसूर युद्ध। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, पंजाब विलय। पंजाब विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया। ठीक है, इससे अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर मिला। 1848 में मुल्तान विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ा और गुजरात के युद्ध में सिद्दीकी की हार हुई। गुजरात के युद्ध में सिखों की हार हुई और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो महाराजा दिलीप सिंह को हटाकर अंग्रेजों ने शासन संभाला। इस विलय में ब्रिटिश शासक उत्तर पश्चिम भारत में मजबूत हुए। तो ये था पंजाब विलय। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो ये है आपका 1833 का नियम। तो 1833 का नियम, जिसे चार्टर अधिनियम 1833 भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना लिया। इससे मद्रास और बॉम्बे की स्थायी विधायी शक्तियाँ समाप्त हो गई। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त कर दिया, जिससे भारत पर इसका केवल प्रशासनिक नियंत्रण रह गया था। साथ ही यह भारत में पहला कानून था जिसमें भारत में प्रभावी विधायी सुधार और प्रशासनिक केंद्रीकरण की कोशिश की थी। ठीक है, तो यह था 1833 का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है आपका, अवध विलय का वर्णन करें। अवध विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया हड़प नीति के तहत हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह के प्रशासन को अयोग्य ठहराकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारणों में से एक था। ठीक है, तो ये था आपका अवध का विलय। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 1784 का अधिनियम 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहा जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, तो ये आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है आपका, सिंधु विलय। सिंधु विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जनरल चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में किया गया था। सिंध के शासक अमीरों पर अंग्रेजों ने संधि उल्लंघन का आरोप लगाया और 1843 में मिनी की लड़ाई से उन्हें हरा दिया। ठीक है, इस युद्ध के बाद सिंध पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया। सिंध के विलय के बाद अमीरों को निरस्त कर दिया गया और सिंध पर ब्रिटिश प्रशासन का स्थापित हुआ। ठीक है, यह ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विलय का महत्वपूर्ण चरण था और उत्तर पश्चिम सीमा पर ब्रिटिश प्रभाव को मजबूती मिली। तो ये थे आपके 2-2 नंबर के कुछ 10 सवाल। ठीक है, और अब हम देखते हैं बड़े सवालों को जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कुछ बड़े सवाल, तो इन्हें भी आप देख के जाइए एग्ज़ाम में। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम वीडियो में नहीं ला सकते हैं, मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन आप इन्हें भी देख के जाइए। ठीक है, इनके सॉल्यूशन आपको सीरीज़ या आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।